हेलो नमस्कार, मैं हरकिरत सिंह स्वागत करता हूं केपी कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये रहेगा भारत का अपवाह तंत्र। यानी आज हम टॉपिक में देखने वाले हैं भारत की नदियां किस प्रकार से, कौन सी नदी कहां से निकलती है, कौन कौन सी इसकी सहायक नदियां हैं और कहां पर जाकर के वो गिरती है, किस समुद्र में जाकर के गिरेगी, इन सब के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, अपवाह तंत्र कितने प्रकार का है, तो आपका आंसर होगा 2 प्रकार का। मुख्य रूप से भारत के अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा गया है कि भारत की नदियां या तो अपना जल बंगाल की खाड़ी में गिराएंगी और या फिर अपना जल अरब सागर में गिराएंगी। तो इस प्रकार से हमारे पास में 2 अपवाह तंत्र बनते हैं। और अगर आपसे पूछ ले जाए कि भारत की नदियाँ कितने प्रकार की हैं, भारत की नदियाँ, तो भी हमारा आंसर कितना रहेगा, 2 ही आंसर रहेगा। लेकिन इस बार आंसर के ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। यानी यहाँ पे हमारे पास में क्या रहेगा कि हिमालय की नदियाँ जब आपसे पूछा जाए भारत की नदियाँ कितने प्रकार की हैं, तो चलिए देखते हैं इनके बारे में। तो एक तो हमारे पास में रहेगी कौन सी, हिमालय की नदियाँ, हिमालय की नदियाँ। और एक हमारे पास में यहाँ पे आएंगी प्रायद्वीपीय पठारों की नदियाँ। प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पे। अब हिमालय की नदियों को बात करें तो हिमालय की नदियाँ अपना जल कहाँ गिराएंगी, यानी कि इसका अपवाह तंत्र देखते हैं हिमालय की नदियों का। और फिर हम देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार की नदियों का जो अपवाह है, यानी वो किस अपवाह तंत्र का हिस्सा है। अपवाह तंत्र 2 प्रकार का था, हमने देखा। एक हमारे पास में अरब सागरीय अपवाह तंत्र है और एक हमारे पास में बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। अब हमें ये देखना है कि इन दोनों अपवाह तंत्र में से जो हिमालय की नदियां हैं वो किनका हिस्सा है और प्रायद्वीपीय पठार की नदियां जो हैं वो किसका हिस्सा है। तो यहाँ जब हम डिसाइड करते हैं तो हमें मिलेगा कि हिमालय की कुछ नदियाँ अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र, और कुछ नदियाँ बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र है। इसी प्रकार से प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियाँ हैं वो भी या तो कहाँ गिरेंगी, अरब सागर में जाकर के गिरेंगी, और या फिर वो बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरेंगी, बंगाल की खाड़ी में जाकर के अपना जल गिराएंगी, ठीक है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं। तो यहाँ देखिए हमारे पास कौन कौन सी नदियाँ हैं जो अरब सागरीय प्रवाह का हिस्सा कहलाएंगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास में यहाँ पे आएगी सिंधु और सिंधु की सहायक नदियाँ, सिंधु और सतलज का मैदान या सिंधु सतलज तंत्र कहलाता है, सिंधु और सतलज का तंत्र कहलाएगा पूरा का पूरा। तो सिंधु के बाद में और कौन सी होंगी यहाँ पे देख लेते हैं। झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। ये नदियाँ किसका हिस्सा है, हिमालय से तो आएंगी लेकिन ये हिस्सा किस अपवाह तंत्र का कहलाएंगी, तो ये कहलाएंगी अरब सागरीय अपवाह तंत्र का हिस्सा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं तो यहाँ आएगा हमारे पास में बंगाल की खाड़ी में जाने वाली नदियाँ। तो कौन सी है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ठीक है। ये मुख्य नदियाँ रहेंगी, गंगा यमुना नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र जो है ये बंगाल की खाड़ी का हिस्सा है। प्रायद्वीपीय पठार से बात करते हैं तो नर्मदा और ताप्ती ये नदियाँ प्रायद्वीपीय पठारों से निकलेंगी और जाएंगी कहाँ, अरब सागर में। फिर इसी प्रकार से बंगाल की खाड़ी की बात करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलती है सबसे पहले महानदी, गोदावरी, कृष्णा,
और कावेरी। महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये जो नदियां हैं ये किसकी हो जाएंगी? बंगाल की खाड़ी की ऐसा हो जाएंगी। क्लियर? यहाँ तक कि आप बात क्लियर है? तो अब हम इनकी अलग अलग बातों को अलग अलग इन पर विषय पर चर्चा करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिमालय की नदियाँ जो अरब सागर में जाएंगी वो देखेंगे हम, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ जो अरब सागर में जाएंगी ये देखने वाले हैं, क्योंकि ये क्या कहलाएगा? ये अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहलाएगा। पहले तो हम नदियों को दो भागों में बांट दिया, हिमालय की नदियाँ और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। अब हम जो इसको देखेंगे वो हम नदी तंत्र के हिसाब से देखेंगे, अपवाह तंत्र के हिसाब से देखेंगे। तो हम पहले करने जा रहे हैं अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है, तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में कौन कौन है? एक तो हिमालय से नदियाँ आएंगी और एक प्रायद्वीपीय पठार से नदियाँ आएंगी। तो चलिए देखते हैं। फिलहाल एक बार इसे आप नोट कर लेना, और अगर आप पीछे रह गए हैं तो वीडियो को बाद में रिवर्स करके दोबारा आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अभी हमें सिर्फ वही करना है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र ही करना है, तो हम इसे रफली एक बार बना लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए, सबसे पहले आपको भारत के भौतिक प्रदेशों को अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। यहाँ पे है काराकोरम श्रेणी, यहाँ पर है लद्दाख श्रेणी, और फिर आती है यहाँ पे जास्कर श्रेणी आती है। ठीक है, जास्कर श्रेणी। और यहाँ पर हम देखेंगे तो उसी ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी मिलेगी हमें, कैलाश श्रेणी मिलेगी, कैलाश श्रेणी। और इस कैलाश श्रेणी के नीचे हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें दो जुड़वा झीलें हमें यहाँ पे मिलने वाली हैं, झीलें हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं तो देखो सिंधु नदी के बारे में देखते हैं। तो इस नदी तंत्र का जो विशेषता है, सिंधु सतलज जो नदी तंत्र है, एक ही कहलाता है ये पूरा का पूरा, सिंधु सतलज नदी तंत्र। इसमें ये सारी नदियां आ जाती हैं। तो देखिए, इनकी अपन एक अलग से विशेषता देख लेते हैं। विशेषता, इनकी एक अलग विशेषता ये है कि ये जो सिंधु सतलज के जो बीच का क्षेत्र है ना, इस क्षेत्र में पंजाब, यानी इस क्षेत्र को पंजाब कहते हैं। तो पंजाब जो शब्द है ये बनता है पंच प्लस आब से, पंच प्लस आब से बनता है, या पंज बन जाता है, पंज प्लस आब, क्योंकि इसको हिंदी पंजाबी में जब इसको तोड़ा जाता है तो कुछ पंज कहलाता है। तो पांच का बना पंज, और पंज से और आब यह होता है एक नदी का क्षेत्र एक आब कहलाता है, दो नदियों के बीच का क्षेत्र दो आब कहलाता है। ध्यान रखिएगा, दो नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाएगा? दो आब कहलाएगा। अब इसी प्रकार से हम देखते हैं तो ये बन गया पंजाब। क्या बन गया ये हमारे पास में? पंजाब, ये पंजाब बन गया है। तो ऐसे ही हमें दोआब मिलेंगे। ये तो पंजाब है, यानी 5 नदियों के बीच का क्षेत्र हो गया ये वाला पंजाब। तो अब हमें जो देखना है वो दोआब देखना है, दोआब। तो कौन कौन से दोआब रहेंगे? ध्यान रखिएगा, सिंधु और झेलम के बीच का जो दोआब है उसे हम कहते हैं सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब कहते हैं। जो झेलम और चेनाब है इसे कहते हैं चाज दोआब, चाज दोआब, यहाँ पर चाछ दोआब भी कहते हैं, चाछ दोआब भी कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए रावी और चेनाब के बीच में देखेंगे तो रचना दोआब कहलाएगा, और रावी और व्यास के बीच में देखेंगे तो बारी दोआब कहलाएगा, बारी दोआब, और व्यास और सतलज के बीच में देखेंगे तो विस्त दोआब कहलाएगा, विस्त दोआब कहलाएगा। तो ये है दोआब सारे के सारे। ध्यान रखिएगा, ये क्या आ गया हमारे पास में? दोआब आ चुके हैं। क्लियर है? तो याद करना बहुत ही आसान है, बस एक बार आपको इसका क्रम याद होना चाहिए अच्छे तरीके से कि सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज। अब इनमें ही देखेंगे तो सिंधु और झेलम के बीच में सिंधु नाम आ रहा है तो इसलिए सिंधु सागर दोआब। झेलम और चेनाब है तो जैसे झेलम है, चै से चेनाब है तो चाज शब्द हम यहाँ से ले लेंगे।
और आगे आता हमारे पास में रचना द्वाब। रचना किनके बीच में है पूछा जाए आपसे, तो हमारे पास रै से तो बनेगा रावी और च से बनेगा चेनाब। और इसी प्रकार से चलते हैं बारी द्वाब, तो बै से ब्यास, ब्यास भी कह देते हैं, व्यास भी कह देते हैं। तो कौन सा आ जाएगा, बारी द्वाब व्यास और रावी के बीच का आ जाएगा। और इसी प्रकार से और कौन सा रह गया हमारे पास में, विस्त द्वाब। विस्त से देखेंगे तो वै से व्यास है, सत से सतलज आ जाएगा। क्लियर, ये हो गया। और अगर आपको ये इन सब के द्वाबों के नाम याद हैं और आपसे ये नाम याद नहीं हो रहे हैं तो भी देखिए कैसे करना है। सिंधु, पहले सबसे पहले सिंधु नदी आएगी, क्लियर है। आपको पता है कि इसके बाद में चाज द्वाब आएगा, चाज। तो करना क्या है, जो बाद वाला शब्द है ना उसको पहले लिखना है, यानी जय से झेलम बनेगा, च से चेनाब बनेगा। यहाँ पे बाद वाला शब्द कौन सा है, चैना, चैना से बनेगा चेनाब और रै से बनेगा रावी। ठीक है, यानी बाद वाला शब्द आपको क्या करना है, पहले लिखना है। इसमें बाद वाला शब्द कौन सा है, री, रावी है, रै है तो रावी पहले आएगा और बारी व्यास पीछे आएगा। ठीक है, और यहाँ पर बस आपको अब कोई कुछ नहीं है, जब आपने इतनी नदियों को देख लिया, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, आपने इनको सेटअप कर लिया, अब बची कौन सी, सतलज। तो इसलिए यहाँ पे कौन सी आ जाएगी, सतलज यहाँ पे आ जाएगी। क्लियर है ना, ओके। अब हम देखने वाले थे इनके उद्गम स्थान के बारे में। उद्गम कैसे होता है देखिए जरा। सिंधु नदी जो है, सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश श्रेणी से इसका उद्गम होता है। कैलाश पर्वत के उत्तरी डाल से इसका उद्गम होता है, उत्तरी डाल से इसका उद्गम होगा और ये लद्दाख जास्कर के बीच में बहती हुई, लद्दाख जास्कर के बीच में बहती हुई कहाँ जाएगी, पाकिस्तान में जाएगी। ओके, तो ये हमारे पास में आ गई सिंधु नदी। ठीक है, ये सिंधु नदी है। तो सिंधु नदी जो है ये निकलती है कैलाश श्रेणी से निकलती है, कैलाश पर्वत से इसका उद्गम होता है। और ये नदी जो है ये हिमालय पार की नदी है। कहाँ की नदी आ जाएगी, हिमालय पार की नदी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसमें हिमालय से नहीं, इसका उद्गम तिब्बत से हो रहा है। कैलाश श्रेणी के उत्तरी डाल से इसका उद्गम होता है। अब यहाँ से जब ये जाती है तो ये कौन कौन सी श्रेणियाँ आ गई हमारे पास में, लद्दाख और जास्कर यहाँ पे श्रेणी आ जाती हैं। तो लद्दाख जास्कर श्रेणियों के बीच में से निकली और उसके बाद में आगे देखते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या मिलेगा, नंगा पर्वत मिलेगा। तो नंगा पर्वत के पास में ये 5181 मीटर गहरा गार्ज बनाती है। 5181 मीटर गहरा क्या बनाती है, यहाँ पे गार्ज बनाती है, क्योंकि ये बहुत ऊंची पहाड़ियों के बीच में से जा रही है। तो बहुत ही गहरा इसने स्थान यहाँ पे बना लिया है, क्योंकि ये बहुत ऊंचे इलाके पर है और ये नीचे की ओर जा रही है। तो जब बड़े ऊंचे इलाके से नीचे की ओर नदियाँ बहती हैं तो अपने साथ मिट्टी का कटाव करती हैं और उस कटाव से जो है वो उनकी जो घाटी होती है, नदियों की घाटी होती है, वो गहरी होती जाती है, जिस वजह से वहाँ पे गहरे गार्ज का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, गार्ज का निर्माण करती है। उसके बाद में क्या होता है, बस इसके बाद में ये पाकिस्तान में चली जाएगी। पाकिस्तान में हमें ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना है, बस फिर ये ध्यान रखना है कि पाकिस्तान में कराची जो शहर है वो किस नदी के किनारे पर मिलेगा, हमें सिंधु नदी के किनारे पर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यताएँ, उन सब चीज़ों को आप पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। क्लियर, तो ये बात होगी अपनी यहाँ पे। इसी के साथ हम देखते हैं तो यहाँ इस नदी के साथ में जो सहायक नदियाँ हम देखने वाले हैं, सहायक नदियाँ, ये पांचों की पांचों इसकी सहायक नदियाँ हैं, लेकिन ये सब की सब कहाँ मिलती हैं, मैदानों में आकर मिलती हैं। ये कहाँ पर मिलेंगी, मैदान, जहाँ पे मैदान है शुरू होंगे वहाँ मिलेंगी। तो पहाड़ी इलाके में क्या इसकी कोई सहायक नदी है, तो हाँ, पहाड़ी इलाके में हम देखेंगे इसका दायां किनारा, ध्यान रखिएगा, ये जो ऊपर वाला किनारा है ये इसका दायां किनारा है, क्योंकि इसका भाव इस तरीके से है। तो दायां किनारा है ऊपर वाला और नीचे वाला जो है इसका बायां किनारा है। तो बाएं किनारे से तो आकर के कौन सी मिलेगी, जास्कर नदी आकर के मिलेगी। ठीक है, और ऊपर से जो आएगी हमारे पास में वो आएगी श्योग व गिलगित नदी आती है। ठीक है, श्योग और गिलगित इसकी सहायक नदियां हैं। ये किस किनारे से आएंगी, दाएं किनारे से मिलने वाली इसकी सहायक नदियां हैं, और ये जो है जास्कर वो बाएं किनारे से मिलने वाली नदी है। इसके बाद में सब की सब नदियां जो है वो नीचे हम यहाँ पे देखने वाले हैं आगे। तो देखिए अब हम बात करने वाले हैं
उनकी सहायक नदियों की। तो सहायक नदियाँ जो है उसमें आती है हमारे पास सबसे पहले कौन सी, झेलम, झेलम नदी। झेलम के बाद में बात करेंगे तो आएगी चेनाब। झेलम के बाद में कौन सी है, चेनाब। चेनाब के बाद में है रावी, रावी के बाद में है सतलज, व्यास, और व्यास के बाद में कौन सी है, सतलज, सतलज नदी है। ठीक है, ये नदियाँ आ चुकी है हमारे पास में। अब देखिए सबसे पहले झेलम नदी के बारे में थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। तो झेलम नदी, झेलम नदी का जो उद्गम होता है वो बैरीनाग झरने से होता है, बैरीनाग झरना। तो ध्यान रखिएगा, बैरीनाग झरने से इसका उद्गम होता है, झरना। तो यानी झेलम नदी, तो झेलम नदी जैसे झेलम नदी है, जैसे झरना है, कौन सा झरना है, बैरीनाग झरना है। इसके बाद देखिएगा दूसरी हमारे पास में आती है कौन सी, दूसरी बनेगी चेनाब नदी। चेनाब जो नदी है, चेनाब, ये लाहुल, लाहुल स्पीति जो हमने दर्रा देखा था, लाहुल, लाहुल क्षेत्र के निकट, लाहुल क्षेत्र के निकट एक हमारे पास में बाड़ालाचा, बाड़ालाचा एक दर्रा है, बाड़ालाचा दर्रा। तो बाड़ालाचा दर्रे से इसका उद्गम होता है। तो आपने मेनली ध्यान क्या रखना है, मुख्य रूप से आप ध्यान रखेंगे कि बाड़ालाचा दर्रा, ठीक है। और एक हमारे पास में बैरीनाग झरना आ चुका है। उसके बाद में आती है हमारे पास में रावी नदी। रावी नदी, रावी का उद्गम होता है रोहतांग दर्रे से, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा से कौन निकलता है, रावी नदी का उद्गम होता है, रावी नदी। उसके बाद में आती है व्यास। व्यास नदी जो है ये भी रोहतांग दर्रे के निकट, देखो रोहतांग दर्रे के निकट क्या है, एक व्यास कुंड बना हुआ है। क्या बना हुआ है, व्यास कुंड, व्यास कुंड। तो व्यास कुंड से क्या होता है, इस रावी नदी का उद्गम, व्यास नदी का उद्गम होता है व्यास कुंड से। तो अगर व्यास कुंड नहीं दिया होगा ना ऑप्शन में, तो रोहतांग दर्रा भी चलेगा, ध्यान रखिएगा। रोहतांग दर्रा भी हम इसमें मान सकते हैं। क्यों, क्योंकि रोहतांग दर्रा में क्या है कि जहाँ से रोहतांग दर्रे में से पानी जहाँ बाहर निकलता है, मैदानों की तरफ उतरता है, रोहतांग दर्रा मैदानों में जब पानी उसका उतरेगा तो वो आगे जब उतरता है ना, तो आगे उसके पास में एक क्षेत्र ऐसा है कि जब ये दर्रा ओवरफ्लो होता है, यानी पानी अधिक है, तो उसका पानी थोड़ा अलग तरीके से अलग जगह पे बढ़ जाता है, और अलग बढ़ने के बाद में वो जाता है व्यास कुंड में, और व्यास कुंड से आगे कौन सा निकल जाता है, व्यास नदी निकल जाती है। और जहाँ से ये रोहतांग दर्रे से पानी सीधा निकल रहा था, वो वहाँ से रावी नदी का उद्गम हो जाता है। तो यानी सीधा पानी निकला रोहतांग दर्रे से तो रावी नदी का उद्गम हो गया, और रोहतांग दर्रे से जैसे पानी निकला और निकलने के बाद में थोड़ा पानी बट गया, बटने के बाद में वो कहाँ गया, व्यास कुंड में, और व्यास कुंड से जो नदी निकलेगी वो व्यास कहलाएगी। क्लियर है, ये बात थी। अंत में आता है सतलज नदी। सतलज नदी का उद्गम जो होता है वो राक्षस ताल से होता है, राक्षस ताल से होता है, या इसको राक्षस ताल भी कह देते हैं, राक्षस ताल भी इसको कह देते हैं। राक्षस ताल जो है, ये राक्षस ताल झील है यहाँ पे। तो देखिए यहाँ हमें पास तीन मिलेगी, एक कैलाश श्रेणी मिली हमें, एक राक्षस ताल झील मिली, और एक हमें यहाँ पे मिलेगी मानसरोवर। कौन सी है ये, मानसरोवर। मानसरोवर झील है, जब कैलाश पर्वत की यात्रा करने के लिए जाते हैं, कैलाश पर्वत जाते हैं, मानसरोवर झील पर जाते हैं, तो वो मतलब वो क्षेत्र है, ये वो क्षेत्र है। और ये जाने का जो रास्ता इनको मिलता है वो लिपुलेख दर्रा, और हमने नीति दर्रे के बारे में डिस्कशन किया था जब हमने हिमालय के दर्रे देखे थे। ओके, तो अब इन तीनों से, यहाँ तीन जो पॉइंट बने हमारे पास में, कैलाश श्रेणी से सिंधु नदी का उद्गम हुआ, राक्षस ताल से सतलज नदी का उद्गम हुआ, और ऐसे ही मानसरोवर से हमें मिलेगी ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी। तो अभी हमें यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में डिस्कशन नहीं करनी, लेकिन एक पॉइंट हमारा यहाँ पे बन जाता है डिस्कशन करने का, वो क्या कि हिमालय पार की नदियाँ, हिमालय पार की नदियाँ। तो हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये हमारा एक पॉइंट बन जाता है इसको देखने वाला, ठीक है ना। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि हिमालय पार की नदियाँ कौन कौन सी बनेगी, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र नदी बनेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए जरा,
उद्गम हमने सबके देख लिए हैं, उद्गम कहाँ से होता है, और अब इनके बारे में इनको याद कर लेते हैं थोड़ा सा उद्गम को। तो देखिए झेलम, तो झेलम नदी का हमने देखा झरना, झेलम नदी का क्या देखेंगे, झरना देखेंगे, झरना झेलम नदी का होगा। और उसके बाद में आता है, उसके बाद में आती है चेनाब नदी, चेनाब, चेनाब का जो खत्म होता है नाम, चेनाब, बै पे खत्म होता है तो बै से ये शुरू होगा, बाड़ा लाचा, ये खत्म हो जाएगा कहाँ पे, चे पे खत्म हो जाएगा तो चे से वापस शुरू होती है चेनाब। क्या क्या समझे, चेनाब आपने पढ़ा, चेनाब खत्म कहाँ पे हुई, बै, बै से ही शुरू करना है, बाड़ा लाचा, बाड़ा लाचा, तो चे पे खत्म हुआ तो चे, इसका मतलब ये कौन सी नदी का उद्गम है, तो चेनाब नदी का उद्गम स्थान है। रोहतांग, रै से रावी है, रै से रोहतांग है, रोहतांग आ जाएगा। वै से व्यास है तो व्यास कुंड, व्यास नदी का उद्गम स्थान हो गया हमारे पास में। अब आती है सतलज नदी की बारी, सतलज नदी, देखो राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है, राकसताल, सैतल, देखो सैतल, राकसताल है ना, ये राकसताल है, फोकस कर पा रहे हैं मेरी बात पे, तो अच्छे से देखिए, सैतल और जय जोड़ देंगे तो बन जाएगा सतलज। इसका मतलब सतलज नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है, राकसताल से हो रहा है। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, आप समझ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये तो थे इनके उद्गम स्थान, इसके बारे में देखते हैं। तो जो झेलम नदी है, झेलम नदी का उद्गम हुआ और उसके बाद में क्या होता है, झेलम नदी के किनारे पर क्या है, वुल्लर झील, वुल्लर झील है। पहला पॉइंट क्या मिलेगा हमें, वुल्लर झील मिलेगी, जो कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो कौन सी है, वुल्लर झील है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। और उसके बाद में हम देखते हैं तो श्रीनगर, श्रीनगर अगर आपसे पूछा जाए किस नदी के किनारे पर स्थित है तो क्या आंसर आएगा, झेलम नदी इसका आंसर आएगा। वेरी गुड, और दो बातें आपने यहाँ पे डिस्कशन की हैं। इसके बाद आते हैं चेनाब नदी पर। चेनाब नदी की बात करें तो चेनाब नदी की विशेषता क्या रहेगी, चेनाब नदी सिंधु में मिलने वाली सीधी सहायक नदी है। सीधी सिंधु में मिलने वाली कौन सी नदी है, तो चेनाब है, जो सीधी मिलती है जाकर के, बाकी सब नदियाँ चेनाब में मिलेंगी और फिर जाकर के आगे मिलती हैं। ओके, उसके बाद देखिए रावी, रावी नदी की बात करते हैं तो रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलेगी और रावी नदी के किनारे पर हमें क्या मिलेगा, लाहौर, लाहौर जो है, लाहौर कहाँ पे मिलेगा, रावी नदी के किनारे पर मिलेगा लाहौर। और अमृतसर, लाहौर और अमृतसर जो है कभी भाई हुआ करते थे, तो ध्यान रखिएगा, ये लाहौर हमें कहाँ पे मिलेगा, रावी नदी के किनारे पर मिलेगा। ओके, उसके बाद देखते हैं व्यास, व्यास नदी जो है, व्यास नदी भारत में ही मिलने वाली सिंधु की सहायक नदी है, जो भारत में ही मिल जाती है, किस में मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। तो सतलज में मिली यानी भारत से ही निकली और भारत में ही इसका विलय हो चुका है। तो ये एकमात्र नदी जिसका भारत से निकली और भारत में ही विलय होगा। और सतलज भी एकमात्र नदी कहलाएगी जिसका उद्गम भी भारत के बाहर से होता है और वो मिलती भी बाहर, भारत के बाहर जा कर के ही मिलती है। ओके, उसके अलावा इनके पॉइंट और नहीं बनेंगे। एक तो व्यास का पॉइंट बनेगा, दोबारा से सुनिएगा, व्यास नदी एकमात्र सिंधु की सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत से होता है और वो भारत में ही दूसरी सहायक नदी में मिल जाती है। सतलज के बारे में कहें तो सतलज नदी सिंधु की ऐसी एक सहायक नदी है जिसका उद्गम भारत के बाहर से होता है और वो भारत में ही, भारत से बाहर जाकर के ही क्या होती है, सिंधु में मिलती है। क्लियर है ना? ध्यान रखिएगा, इन 5 नदियों में से इम्पोर्टेंट हमने क्वेश्चन ये निकाले हैं। इसके बाद देखिए व्यास नदी, व्यास नदी के बाद में हम देखते हैं सतलज, सतलज नदी पर बनाया गया है, व्यास नदी पर मिलेगा हमें पोंग बांध। पोंग बांध जो है हमें कहाँ पे मिलेगा, व्यास नदी पर मिलेगा पोंग। और सतलज नदी पर हम देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बना हुआ है भाखड़ा, भाखड़ा डैम है, भाखड़ा और नांगल, भाखड़ा और नांगल जो है ये पंजाब के ही ज़िलों में आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर बनी हुई है। और आगे चलेंगे तो सतलज नदी के किनारे पर हमें जालंधर और फिरोजपुर मिलेगा, जालंधर और क्या मिलेगा, फिरोजपुर इसके किनारे पर मिलेगा। क्लियर है? तो हमने मुख्य रूप से नगर भी देख लिए, कौन कौन से नगर किस नदी के किनारे पर बसे हुए हैं और उन पर कौन कौन से बांध या कौन कौन से जिले हैं, इसके बारे में हमने चर्चा की है। अच्छी तरीके से इसके नोट बना लीजिएगा। ठीक है, ओके, बढ़ते हैं आगे। तो इस प्रकार से ये हमने नदियों के बारे में डिस्कशन कर ली है। लास्ट में हम देखते हैं इसके बाद कि अरब सागर के प्रवाह का दूसरा जो
नदी तंत्र है। पहला नदी तंत्र हमने देख लिया सिंधु नदी तंत्र। दूसरा हम देखने वाले हैं नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती, नर्मदा ताप्ती के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस क्षेत्र में हमें क्या मिलने वाला है। देखिए यहाँ पे हमें मिलेगी अरावली पर्वतमाला, और अरावली पर्वतमाला के बिल्कुल पास में हमें मिलती है विंध्याचल पर्वतमाला, और विंध्याचल के पास में हमें मिलती है सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वतमाला। और सतपुड़ा के नीचे हम देखते हैं तो अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता एलोरा की जो गुफाएं आपने नाम सुनी है, वो पहाड़ियों के अंदर, पहाड़ियों को काट करके ही गुफा बनाई गई है। तो ये कौन सी कहलाएगी? अजंता एलोरा की पहाड़ियाँ कहलाएगी। और ये आ जाएगी हमारे पास में सतपुड़ा। सतपुड़ा के बारे में आप जानते हैं कि सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और ऊपर कौन सी आ गई हमारे पास में? विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का जो आखिरी पॉइंट है वो है मेकॉल का पठार। क्या है यहाँ पे हमें मिलने वाला? मेकॉल का पठार है, जो इन दोनों के बीच में है, सतपुड़ा और विंध्याचल के बीच में है मेकॉल का पठार। और इस मेकॉल के पठार की जो सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है अमरकंटक। अमरकंटक है। यहाँ से मुख्य रूप से दो नदियाँ निकलती हैं, यहाँ से दो नदी निकलेंगी। एक हमें मिलेगी कौन सी? नर्मदा, और एक हमें यहाँ से मिलेगी सोन नदी, सोन, जो कि गंगा की सहायक नदी होगी। उसके हम गंगा के तंत्र में देखेंगे। यहाँ ध्यान रखिएगा, सोन नदी का, यहाँ नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है। यहाँ पे किसका उद्गम हो रहा है? नर्मदा नदी का उद्गम हो रहा है। सतपुड़ा, तो सतपुड़ा जो है एक ब्लॉक पर्वत है, दो ब्रश नदियों के बीच का हिस्सा है। तो दूसरी ब्रश नदी जो है, ब्रश नदी घाटी कौन सी है? वो है ताप्ती। ताप्ती जो है वो भी एक ब्रश में बहती है। तो ताप्ती का जो उद्गम होता है ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से होता है। बैतूल जिले से इसका उद्गम होता है। तो ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश से इसका उद्गम होता है। ये होगी हमारे पास में नीचे वाली ताप्ती नदी, और ऊपर वाली कौन सी है? नर्मदा नदी है। ओके, अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं? तो वीडियो को लाइक करना ना भूले, आगे शेयर भी कर दिया करें अपने दोस्तों के साथ में, ठीक है। अब देखिए ज़रा इनके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो यहाँ पे हमें कपिल धारा, दुग्ध धारा और धुआंधार ये जलप्रपात मिलेंगे। कपिल धारा, धुआंधार और दुग्ध धारा, ये हमें क्या मिलेंगे? यहाँ पे जलप्रपात मिलेंगे, जिसमें से इम्पोर्टेंट नाम जो आता है वो कौन सा आता है? धुआंधार जलप्रपात आता है। धुआंधार, जो कि इन सब में से एक ऊंचा जलप्रपात है। यानी इन सभी में से ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? धुआंधार। तो इसके बारे में ज़्यादा पहले पूछा जाता था, लेकिन वर्तमान में अब और भी हमें याद करने पड़ेंगे, इसलिए मैंने आपको साथ में बता दिया है कि कपिल धारा और दुग्ध धारा जो है ये भी इसके अन्य जलप्रपात हैं। जलप्रपात तो समझ गए ना? जल्दी से कमेंट में बताएं कौन कौन जलप्रपात को समझता है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्या होता है। इसके बाद देखिए जबलपुर। जबलपुर जो है वो इस पर एक स्थान है, जबलपुर, ठीक है। तो जबलपुर जो है वो किस नदी के किनारे पर है? तो वो नर्मदा नदी के किनारे पर रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये गुजरात में एंटर कर जाती है। तो गुजरात में इस नदी पर सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। सरदार सरोवर बांध बना है, और इसी सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर आगे जो है वो क्या बनाया गया है? स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया गया है। यानी कि यहाँ पे एकता का प्रतीक जो है, यहाँ पे एकता का स्तंभ कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष के नाम से जिन्हें जाना जाता है, जो कि भारत को इकट्ठा करने में जिन्होंने अपना योगदान, बहुत बड़ा योगदान दिया है। और लौह पुरुष जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, वो अपने हाथ में एक तरफ गाजर और एक तरफ लाठी लेकर के चलते थे कि मिलना है, प्यार से मिलना है या हथियार से मिलना है, ठीक है। दोनों ही तरीके आजमाते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने भारत को पूरे एकता में बांधा, एक सूत्र में बांधा उन्होंने। तो इसीलिए हम उसे
लौह पुरुष और एकता का प्रतीक मानते हुए हमने उसके लिए क्या बनाया है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई है। ठीक है, ओके, ध्यान रखिएगा। कहाँ पे बनाएगी ये, गुजरात के अंदर बनी है, सरदार सरोवर डैम से 3 किलोमीटर आगे ऐसे स्थान पर बनी है जहाँ पर भूकंप और ये जो नीचे की जो भूमि है वो काफ़ी अच्छी है और भूकंप को झेल सकती है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ज़रा, अब देखिए जबलपुर के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जबलपुर जो है ये पश्चिमी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है। यहाँ पे वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन, वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे है, जबलपुर के अंदर है। जबकि भारत के अपने राजस्थान में जो है नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन, आपने रेलगाड़ियों पर यहाँ पर अपने राजस्थान में रेलगाड़ियों में आपने NWR लिखा हुआ ज़रूर देखा होगा। ऊपैरे लिखा जाता है इसको हिंदी के अंदर। तो इसका मुख्यालय जो है वो राजस्थान में है। तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि यहाँ पे किसका यानी मुख्यालय जो है वो कहाँ पर है, NWR का मुख्यालय कहाँ पर है, नॉर्थ वेस्ट रेलवे जोन का मुख्यालय। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा। जो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन है, पश्चिमी मध्य रेलवे जोन उसका मुख्यालय जबलपुर के अंदर है। और राजस्थान के अंदर 5 मंडल हैं, रेलवे के 5 मंडल हैं। अच्छी तरीके से हम इसको परिवहन के टॉपिक में देखेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि राजस्थान में 5 रेलवे के मंडल हैं, जबकि एक जोन के अंदर 4 ही मंडल आएंगे। एक जोन के अंदर कितने आएंगे, 4 ही आएंगे। तो ऊपर इसके अंदर क्या, तो 4 मंडल इसमें आ जाते हैं। कोटा मंडल जो है ना, कोटा मंडल वो कौन से जोन के अंतर्गत आता है, तो पश्चिमी मध्य रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। ये ध्यान रखने वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, वापस आते हैं। इसके बाद देखिए ताप्ती नदी, ताप्ती नदी की बात करते हैं। तो ताप्ती नदी के किनारे पर हम बात करें, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है हमें मिलेगा यहाँ पे सूरत। सूरत जो है ये कहाँ पे मिलेगा, ताप्ती नदी पर मिलेगा। और ये नदी जो है ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की सीमा पर बहने वाली नदी कौन सी है, ताप्ती नदी है। ओके, और ये दोनों नदियाँ जो है ये कहाँ पर गिरती हैं जाकर के, खंबात की खाड़ी। कहाँ पर गिरेंगी ये, खंबात की खाड़ी में गिरेंगी। खंबात की खाड़ी जो कि किससे जुड़ी हुई है, अरब सागर से जुड़ी हुई है। इसका मतलब ये किस प्रवाह तंत्र का हिस्सा है, अरब सागरीय अपवाह तंत्र का ये हिस्सा बनेंगी। ओके, तो दोनों ही नदियाँ किस में बहती हैं, ब्रश घाटी में बहती हैं। दोनों ही नदियाँ ब्रश घाटी में बहती हैं और ब्रश घाटी में बहने के कारण ब्रश घाटी में बहती हैं जिस वजह से ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती, क्योंकि नदी जब ऊपर से स्थल भाग से बहती हुई नीचे गिरती है, समुद्र के अंदर अपना पानी गिराती है, तब वो डेल्टा का निर्माण करेगी। जब वो ब्रश घाटी में बहेगी तो डेल्टा का निर्माण नहीं करेगी। तो किसका निर्माण करेगी, तब हम इसे कहेंगे ज्वार नंदमुख। जवाहर नंदमुख ये किसका निर्माण करती है, जवाहर नंदमुख का निर्माण करती है, या इसे कहा जाता है एस्चुरी। ये एस्चुरी का निर्माण करती है, यहाँ पे आएगा च। क्लियर है ना, तो ध्यान रखिएगा। जो नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये भारत में डेल्टा नहीं बनाने वाली नदियां हैं, डेल्टा का निर्माण नहीं करने वाली ये नदियां हैं। तो क्या बनाने वाली नदियां ये, तो ये बनाएंगी ज्वार नदमुख या फिर एस्चुरी बनाने की नदियां हैं। इन नदियों वाले क्षेत्रों में ऐसी जो नदियां होती हैं जो ब्रश घाटी में बहती हैं, वहाँ ज्वार भाटा का बहुत अच्छा दृश्य देखा जाता है, क्योंकि वहाँ पर जब ज्वार भाटा आता है तो वो नदी के अंदर तक उसका पानी जाता है और आगे से नदी का पानी भी आता है, जिस वजह से दोनों पानी आपस में टकरा करके एक भित्ति का निर्माण करते हैं। तो ज्वार भित्ति, ध्यान रखिएगा, किसका निर्माण करते हैं, ज्वार भित्ति। भित्ति क्या होती है, दीवार होती है। तो ज्वार भित्ति का निर्माण करने वाली जो नदियां हैं वो कौन सी रहेंगी, नर्मदा और ताप्ती रहेंगी, जिनके अंदर ज्वार भित्ति का निर्माण होता है, उद्गम होता है। क्लियर है ना। तो ये था हमारा आज का आधा टॉपिक, जिसके अंदर हमने अरब सागरीय अपवाह तंत्र को देखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में देखने वाले हैं बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, जिसमें हमारे पास में 2 प्रकार की नदियां रह चुकी हैं। एक हिमालय से आने वाली नदियां, जिसमें हम गंगा ब्रह्मपुत्र को देखेंगे, और एक हमारे पास रहेंगी प्रायद्वीपीय पठार की नदियां, जिसके अंतर्गत हम देखेंगे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।